शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे संबंध बनाने से इनकार कर दिया और रोज मेरी बहन के कमरे में सो जाती और जब सुबह उठती तो बहुत खुश नजर आती। ऐसे ही 1 साल निकल गए। एक दिन मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो मेरी बहन के कमरे में करती क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर छुप गया और फिर जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों की जमीन निकल गई, क्योंकि वो और मेरी बहन, मेरा नाम अतुल है, मैं और मेरी छोटी बहन अपने माता पिता की 2 ही औलादें थी। मेरे पिताजी का अपना बिजनेस था। अच्छी जमीन जायदाद होने की वजह से हम लोगों को कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं हुई और हमारी पढ़ाई लिखाई में भी कोई कमी नहीं आई। पिताजी के पास पैसे होने की वजह से हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलता गया और हम लोगों की पढ़ाई पर अच्छे पैसे लगे। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब पिताजी का कारोबार संभालने लगा था। लेकिन मेरी बहन का अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था और अब मेरी शादी का जिक्र होना शुरू हो गया। अब तो अतुल की उम्र हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद माँ पिताजी भी यही चाहते थे। तभी एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरी माँ ने आकर कहा कि अतुल, तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता है तो हमें बता सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया कि मुझे आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। जो आप लोग पसंद करोगे मेरे लिए वही सही रहेगी, क्योंकि मैं आज तक किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था और ना ही मैंने कभी किसी लड़की के अंदर अपना इंटरेस्ट जताया था, क्योंकि अक्सर मैं सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता था कि पढ़ाई लिखाई करके मैं पिताजी के कारोबार को संभाल लूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कारोबार की और अपनी एक इज्जत बनाई थी और वही इज्जत मुझे भी पानी थी। इसी सब के बीच में मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा। खैर, माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है तो हम अपनी पसंद की तुम्हें लाकर देंगे। और वैसे भी मुझे तो अपने माँ पिताजी की पसंद पर ही गर्व था, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने आज तक मेरे लिए कभी कोई गलत नहीं सोचा, तो यह भी गलत नहीं सोचेंगे। मेरे लिए जो भी चुनेंगे वह अच्छा ही होगा। खैर, ऐसे ही माँ पिताजी ने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ली, जिसका नाम पारुल था। पारुल पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी और एक संस्कारी परिवार से थी। मेरी शादी का दिन भी निकाल लिया गया। अब तो थोड़े दिन में ही बचे थे। खैर, मैं अभी तक पारुल की फोटो नहीं देखी थी और ना ही उससे कभी बात की थी, क्योंकि पिताजी और माँ के सामने यह बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन किरण के पास गया और उसे कहा कि अपनी भाभी की कोई फोटो हो तो दिखा। तभी वह काफी देर तक मेरे साथ मस्ती करती रही और मुझे तंग करती रही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कहा ठीक है, मैं आपका और भाभी का मिलने का बंदोबस्त करती हूँ। मेरे पिताजी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे और मेरी होने वाली पत्नी पारुल को मिलवाने का प्लान बनाया। कॉफी शॉप में पारुल को बुला लिया और वहीं पर मैं पहुंच गया। हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की और अपने बारे में बताया। उसकी बातों से लग रहा था वो बहुत ही संस्कारी है और पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल है, क्योंकि उसके बोलने का जो तरीका था वह एक समझदार इंसान से कम नहीं था। काफी देर तक बातें करने के बाद हम लोग घर पर आ गए और मेरे मन को संतुष्टि थी, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी सुंदर, सुशील और गुणवान थी। अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। अब मैं चिंता मुक्त हो गया। अब मेरी शादी में केवल कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी धूमधाम से मेरी पारुल के साथ शादी हुई। हमारे घर में पारुल का गृह प्रवेश होने के बाद, सारी रस्म रिवाज को पूरा करने के बाद पारुल को और मुझे अकेला छोड़ दिया गया। हम दोनों अपने कमरे में चले गए और बातें करने लगे। उस दिन मुलाकात के बाद हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई भी शंका तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बातें करने के बाद जैसे ही मैं पारुल के नजदीक जाने लगा तो उसने झट से मुझे दूर कर दिया। एकदम से यह देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि पारुल ऐसा क्यों कर रही है।
आखिर पारुल मेरी पत्नी है और उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। लेकिन पारुल ने ऐसा क्यों किया? मेरे मन में तो न जाने क्या क्या सवाल पैदा हो रहे थे। तभी मैंने सोचा कि शायद वह कंफर्टेबल नहीं होगी। फिर उसने कहा, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा वहम और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज की रात का इंतजार किसे नहीं होता। हर लड़की अपने पति के साथ इस रात को बिताना चाहती है, लेकिन मेरी पत्नी तो अलग थी। उसने तो मुझे अपने पास नहीं आने दिया। मैंने पारुल से कहा कि क्या हुआ पारुल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह बोली, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस थकावट की वजह से मुझे नींद आ रही है। तभी मैंने अपने मन में ख्याल किया कि हो सकता है शादी की भागदौड़ में पूरी तरह थक गई हो और इन सब के लिए अभी तैयार ना हो। मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं उसे तकिया देकर दूसरी साइड में सो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं खामखा बेवजह परेशान हो रहा हूँ। पारुल तो बेचारी थकावट के मारे इन सब चीजों से दूर है। कोई ना, जब इसकी थकावट दूर हो जाएगी तब हम अपने पति पत्नी की रिश्ते की शुरुआत कर लेंगे। यही सोचकर मेरी कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन मैं पारुल के साथ उसके घर पर चला गया था, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया था। और खाना वगैरह खाने के बाद शाम का समय हुआ और आज फिर से पारुल के करीब जाने की कोशिश की तो उसने मुझे दूर कर दिया और अपने तकिया और बिस्तर उठाकर बोली कि मुझे किरण के कमरे में सोना है। मैं ऐसा सुन एकदम से चकरा गया, क्योंकि पारुल मेरी पत्नी थी और वह मेरी छोटी बहन के कमरे में क्यों सोना चाहती है। मैं पारुल का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ पारुल, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तभी पारुल बोली कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस मैं इस कमरे में खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ, इसीलिए मुझे किरण के कमरे में सोने दीजिए। जब मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके पास आपके कमरे में आ जाऊंगी। खैर, मैं भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने पारुल को किरण के कमरे में जाने दिया कि ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वापस आ जाना। फिर पारुल किरण के कमरे में चली गई और सवेरे जब उसके कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर निकली और चाय नाश्ता करते हुए मेरे साथ अच्छे से बातें करने लगी। मेरे मन को संतुष्टि हुई कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह शायद उस कमरे में खुद को कंफर्टेबल महसूस न कर रही हो, इसीलिए वह किरण के कमरे में चली गई। तभी तो देखो इसके चेहरे पर कितना सुकून है। मेरे मन में विचार किया कि शायद आज पारुल का मूड भी सही है, इसीलिए वह आज मेरे पास सोने वाली है। हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज फिर से वही सोने वाली है। अब तो मेरी शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। मैंने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं था। शाम का खाना वगैरह खाने के बाद आज फिर से मैं पारुल के करीब जाने की कोशिश की तो उसने मुझे दूर कर दिया और अपना तकिया और बिस्तर उठाकर बोली कि मुझे किरण के कमरे में सोना है। ऐसा सुनकर एकदम से मैं चकरा गया, क्योंकि पारुल मेरी पत्नी थी और वह मेरी छोटी बहन के कमरे में क्यों सोना चाहती है। आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं? पारुल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि किसने बोला कि आप मुझे पसंद नहीं? बस मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं। खैर, अब तो मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर पहुंचे भी क्यों ना। एक लड़की को जब उसकी पत्नी अपने आसपास न आने दे तो उसे क्या महसूस होता है, इसे अब मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। खैर, मैं बिना बोले सीधा अपने काम पर निकल गया। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारी शादी को पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज तक पारुल का स्वभाव ठीक नहीं हुआ। वह तो वैसे ही बिहेव करती है जैसे उसने शादी के पहले दिन में शुरू में किया था। तभी मैंने सोचा कि अपनी बहन किरण से बात करता हूँ कि आखिर उसके कमरे में पारुल आने के बाद क्या करती है। तभी एक दिन जब किरण किचन में काम कर रही थी तो मैं किरण के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में आकर क्या करती है, जिसकी वजह से वह सुबह इतना सुकून से उठती है। तभी किरण बोली, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी तो आकर सीधा सो जाती है। मैं किरण से कहा कि वह तुम्हारे साथ क्या बातें करती है।
तभी किरण बोली कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती है, उसके बाद सो जाती है और सुबह उठकर सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। क्या बात है भैया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं किरण से कहा कि तुमसे क्या छुपा है, तुम्हें तो पता है कि शादी के बाद पारुल आज तक मेरे पास नहीं सोई है। तभी किरण कहने लगी कि ऐसा नहीं है भैया, दरअसल भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से ऐसा करती है। जब वह ठीक हो जाएंगी तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप परेशान न हो। मैं किरण की बातों पर विश्वास कर लिया और सब कुछ जाने दिया। अब तो ऐसे ही दिन निकलते गए, 1 साल हो गया था। हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखने की सोची, सब मेहमानों को बुलाया। एनिवर्सरी का केक काटने के बाद मैंने सोचा कि शायद आज पारुल मेरे पास सोएगी और मुझसे बहुत सारी बातें करेगी जो 1 साल में नहीं कर सकी। लेकिन आज फिर वही हुआ जैसे रोज होता था, लेकिन अब तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पारुल को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे बेड पर ले गया। मैंने उसके हाथों को जोर से पकड़ा हुआ था। वो मुझसे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसने मुझे जोर से धक्का देकर खुद से अलग किया और जोर से थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, लेकिन मैंने सोचा कि ज्यादा बखेड़ा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर माँ पिताजी को पता चल जाएगा तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि उसकी पसंद है। मैं कुछ न बोला, बस अपने अंदर ही सब कुछ दबा लिया। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इसका हल मेरे पास नहीं है क्योंकि यह तुम्हारा मियाँ बीवी का मैटर है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें पारुल से खुलकर बात करनी चाहिए कि उसे तुमसे क्या दिक्कत है। अगर उसे किसी चीज से दिक्कत है तो उसकी परेशानी दूर करो और तुम वैवाहिक जीवन की शुरुआत करो। तभी मैंने उसकी बात मान ली और सोचा कि आज शाम को मैं पारुल से खुलकर सारी बातें करूंगा। अगर उसे मुझसे दिक्कत है तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। फिर जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि पारुल अपने कपड़े समेट रही थी। मैंने पारुल का हाथ पकड़ा और बोला कि साफ साफ मुझे बता दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी बीवी बनकर रहो, अगर नहीं रहना है तो मुझे बता सकती हो। इस बेवजह के बंधन में बंधने का कोई फायदा नहीं है। पारुल की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई और सीधा किरण के कमरे में जाकर सो गई। मैं उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने देखा कि आंगन में माँ पिताजी बैठे बातें कर रहे हैं। अगर वह इस तरह से हम दोनों को देखते तो शायद उनके मन में कोई सवाल पैदा हो जाते। इसीलिए मैं बिना कुछ बोले सीधा वापस अपने कमरे में आ गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जो शादी से पहले मैंने सपने देखे थे वह सारे चकनाचूर हो गए। मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ की थी कि कम से कम मेरी पत्नी के साथ बातें करके मैं हमेशा अपने मन को हल्का कर लूंगा। लेकिन मेरी पत्नी तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। आखिर अब मैं क्या कर सकता था? मैं एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। मैं ना ही किसी को बता सकता था और ना ही पारुल के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पारुल चाहती क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो किरण से भी बात करके देख लिया, उसने भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कोई सॉल्यूशन निकल सके। तभी मेरे दिमाग में आया कि आखिर इन दोनों के कमरे में होता क्या है, एक बार पता तो करूं। क्योंकि उस दिन जब किरण से बात कर रहा था तो उसकी नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। क्योंकि किरण जब भी मुझसे कुछ छुपाती थी तो वो हकलाते हुए बोलती थी और अपनी नजरों को झुकाकर बोलती है, और वही सब प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर उस दिन हो रही थी। लेकिन उस दिन फिक्र के मारे मेरा उस पर जरा भी ध्यान नहीं गया और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन मुझे पक्का शक हो गया था कि जरूर इसके कमरे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो मुझसे छुपा रही है। खैर, मैंने सोचा कि जो कुछ भी होगा मैं छुप कर देख लूंगा, आखिर इनके कमरे में होता क्या है। तभी प्लान के मुताबिक एक दिन पारुल के उस कमरे में जाने के बाद पहले ही मैं उसके कमरे में जाकर छुप कर बैठ गया और सोचने लगा कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा।
कि आखिर इनके कमरे में होता क्या है। मेरी बहन इस तरह क्यों घबरा रही थी। फिर मैं यही सब सोचकर वहीं पर बैठ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पारुल कमरे में आती है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती है। किरण इसी बेड पर बैठी थी। पारुल ने जाकर किरण के बाल पकड़ लिए। ये सब नजारा देखते ही मेरा खून खौल उठा। क्योंकि मेरी बहन के साथ अत्याचार करती है, मेरा मन कर रहा था कि जाकर उसको एक तमाचा लगा दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूरा मंजर देखना चाहिए कि आखिर आगे क्या होता है। थोड़ी देर में पारुल किरण के बाल पकड़कर उसे दूसरी साइड सुला देती और पिछला दरवाजा जो मेरी बहन के कमरे के अंदर बना हुआ था उस दरवाजे को खोलती है तो मैंने देखा कि सामने एक लड़का खड़ा है। पारुल उस लड़के को अंदर ले आई और उसके साथ एक पत्नी की तरह बिहेव करने लगती है और उसे चूमने लगती है और बेड पर दोनों अपनी हवस मिटाने लगे। यह सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अब मुझे सारा माजरा समझ आ चुका था, लेकिन अभी भी मुझे जानना था कि आखिर इस लड़के के साथ पारुल का क्या रिश्ता है। किरण दूसरी तरफ कोने में बैठी रो रही थी और पारुल उस लड़के के साथ रंग रलियां मनाने में मगन हो गई। उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी नंद पास में बैठी है और वह क्या कर रही है। थोड़ी ही देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं झट से उस कोने से बाहर निकल आया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए। मेरी बहन भी उस कोने से उठ गई। वह लड़का पारुल से हाथ छुड़ाकर एकदम से पीछे के दरवाजे से भाग गया और पारुल भी भागने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर एक तमाचा दे मारा। मैंने आज तक किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन पारुल ने जो हरकत की थी उसके बाद तो उस पर हाथ उठाना लाजमी था। मैंने आवाज लगाकर माँ और पिताजी को भी वहीं पर बुला लिया। तभी पिताजी और माँ ने आकर कहा कि क्या हुआ है, तुम दोनों किरण के कमरे में क्या कर रहे हो। तभी मैंने कहा कि यह सब तो आपकी बहू ही बताएगी। तभी पारुल ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो। दरअसल उसका नाम मोहित है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी अतुल के साथ कर दी थी। इसी वजह से मुझे उससे दूर होना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए शादी के बाद भी मैं उसे किरण के कमरे में बुलाने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि किरण के ही कमरे में पीछे का दरवाजा बना है, जहां से मैं मोहित को आसानी से अंदर बुला सकती हूँ। और किरण तो ठहरी बच्ची, मैं उसे डरा धमका कर दूर बैठा देती और मोहित के साथ समय बिताती। तभी मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या आज तक पारुल तुम्हारे पास नहीं सोई और तुमने हमें बताया तक नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बस इसलिए नहीं बताया कि आप लोगों की पसंद थी पारुल और आप लोगों को दुख ना हो, इसीलिए मैं हर बार इस बात को अंदर दबाता रहा। अब तो पारुल ने जो हरकत की थी उसके बाद तो हम लोगों को उस पर शर्म आ रही थी। पारुल बार बार हम लोगों से माफी मांग रही थी, लेकिन उसने जो गलती की थी वह माफी के लायक नहीं थी। अगर वह किसी लड़के से प्यार करती थी तो वह मुझे खुलकर बता सकती थी, मैं उसकी मदद जरूर करता। लेकिन उसने तो मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ बना कर रखा और मेरी छोटी बहन पर जो इतनी मासूम है उस पर इतने अत्याचार किए। वह अलग मैंने झट से पारुल के घर वालों को बुलाया और उसे उसके घर वालों के साथ भेज दिया। अब मैं धोखे से बाहर नहीं आ पा रहा था कि मैं किसी लड़की से शादी कर ली जो इतनी बेवफा और धोखेबाज थी। लेकिन खैर, मेरी छोटी बहन और मेरे माता पिता जी ने मुझे संभाल लिया। इसके बाद मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली और अपनी अच्छी नौकरी करने लगा। कुछ सालों बाद मेरे घर वालों ने मेरा फिर से एक लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया जो पारुल से लाख गुना अच्छी थी। उसने मुझे इस तरह से पत्नी का सुख दिया और मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही। ऐसी जीवन संगनी पाकर मैं खुश हूँ। अब मैं हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।